स्वागत है। बांग्लादेश में आज प्रेम शांति की भाषा कोई नहीं बोल रहा है। अगर बात हो रही है तो सिर्फ इस्लामिक जिहाद की बात हो रही है, हिंदुओं पर खुलेआम हमले की। वहां विकास और रोजगार की बात पीछे छूट चुकी है और अब हिंदुओं को खुलेआम मारने काटने की बात कही जा रही है। मौलाना जिन्हें इस्लाम के हवाले से प्रेम शांति की बात करनी चाहिए, वही इस तरह की बातें हजारों भीड़ के सामने कर रहे हैं। नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस बैठकर तमाशा देख रहे हैं। रोज बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं, मंदिर तोड़े जा रहे हैं, हिंदू अपने रिश्तेदारों के यहाँ डर कर छिपे हुए हैं। प्रशासन से वो बचते फिर रहे हैं क्योंकि शासन प्रशासन कट्टरपंथियों के साथ है। मोहम्मद यूनुस को सत्ता प्यारी है, उनकी अपनी ही अल्पसंख्यक जनता पिस रही है। उन पर हमले हो रहे हैं लेकिन उन्हें कोई चिंता नहीं है। अब कल भारतीय विदेश सचिव ढाका में बैठक करने वाले हैं। क्या क्या मुद्दे उठेंगे ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इधर हिंदुस्तान में लोगों में आक्रोश है। नोएडा, कोलकाता, लखनऊ, सहारनपुर, श्रीनगर, हर हिंदुओं पर अत्याचार के विरोध में प्रदर्शन हो रहे हैं। हिंदू क्या, मुस्लिम भी इस आक्रोश और प्रदर्शन में शामिल है। लेकिन बांग्लादेश सरकार अपनी ही अल्पसंख्यक जनता पर अत्याचार चुपचाप देख रही है। सबसे पहले ये रिपोर्ट देखिए, उसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। कभी भारत का अच्छा दोस्त रहा बांग्लादेश, अब भारत का ही कट्टर दुश्मन बनता जा रहा है और उसकी नजदीकियां पाकिस्तान से बढ़ती जा रही हैं। कभी हिंदुओं से मोहब्बत करने वाला बांग्लादेश अब हिंदुओं और भारतीयों से नफरत करने लगा है। नोबेल शांति वाले मोहम्मद यूनुस ने जब से बांग्लादेश की सत्ता संभाली है, ये देश अब कट्टरपंथी की राह पर चल पड़ा है। वहाँ का मुसलमान अब दोस्ती की भाषा भूल चुका है, तभी वहाँ हिंदुओं पर लगातार हमले हो रहे हैं। हिंदू मंदिर तोड़े जा रहे हैं और मूर्तियाँ जलाई जा रही हैं। इतना ही नहीं, अब तो तलवार से हिंदुओं को काटने की धमकी भी दी जा रही है। बांग्लादेश अब जिहाद के रास्ते पर है। बांग्लादेश में चरमपंथियों का बोलबाला हो गया है। बांग्लादेश में सड़कों पर भारत के खिलाफ खुलकर प्रदर्शन किए जा रहे हैं। भारत और भारतीयों को खुलेआम धमकी दी जा रही है। वहां रहने वाले हिंदुओं का तो पहले से जीना मुहाल है। एक के बाद एक कई इस्कॉन मंदिरों को तोड़े जा रहे हैं। ढाका में उपद्रवियों ने इस्कॉन सेंटर को आग के हवाले कर दिया, जमकर तोड़फोड़ भी की। शेख हसीना के देश छोड़ते ही बांग्लादेश पूरी तरह से कट्टरपंथ की चपेट में आ चुका है। बांग्लादेश अब पाकिस्तान की राह पर निकल पड़ा है। अब सवाल है कि क्या नोबेल शांति पुरस्कार वाले यूनुस लगातार नफरत का बीज बो रहे हैं? क्या वही हिंदुओं के प्रति भड़की आग को और हवा दे रहे हैं? अगर ऐसा नहीं है तो फिर वो बांग्लादेश में एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं? बांग्लादेश में हिंदू मंदिरों और हिंदुओं को लगातार टारगेट किया जा रहा है। 2 दिन पहले मेहरपुर के इस्कॉन मंदिर में तोड़फोड़ करने के बाद मंदिर को आग के हवाले कर दिया गया। उसके बाद उसी दिन रात में नमहट्टा के इस्कॉन सेंटर को टारगेट किया गया। इससे पहले ढाका की सड़कों पर बांग्लादेशी मुसलमानों ने भारत के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी पुलिस की सुरक्षा में भारत के खिलाफ जहर उगल रहे थे। ISI के झंडे लहराते हुए कट्टरपंथी इस्लामी संगठनों के उग्रवादी दिखाई दिए। आतंकी संगठन का झंडा हाथ में होने के बावजूद पुलिस इन उपद्रवियों की सुरक्षा कर रही थी। इन उग्रवादियों ने भारत पर हमला करने और भारतीय नागरिकों की हत्या करने की कसम खाई। इस बीच भारत और बांग्लादेश के बीच होने वाली बीटिंग रिट्रीट भी रोक दी गई है। शेख हसीना के राज में नरम रहने वाला मुसलमान अब गर्म हो चुका है। उसे अब दोस्ती का लिहाज भी नहीं। यही वजह है कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर लगातार हमले हो रहे हैं और मंदिर भी तोड़े जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। अब हम आपको 2 मौलानाओं के भाषण सुनाते हैं, सुनिए और अंदाजा लगाइए कि बांग्लादेश किस ओर जा रहा है। वहां कैसे मानसिकता पनप रही है, किस तरह की मेंटलिटी वहां के मौलानाओं की अब हो चुकी है। আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি বাংলাদেশে এখন সবচেয়ে বড় বিপর্যয়কারী হচ্ছে ইসকন। ইসকন হচ্ছে হিন্দুত্ববাদী উগ্রবাদী এক সংগঠন। সারা বাংলাদেশে ইতিমধ্যে এটা ক্যান্সারের মতো রূপ ধারণ করেছে। আমি যখন আজকে ঢাকা থেকে আমি রাজশাহীতে ফ্লাইটে এসেছি, সেখান থেকে আলহামদুলিল্লাহ আমাদের ইউসুফ ভাই উনি লোক পাঠিয়ে রিসিভ করিয়েছেন। আমি আসার সময় দেখলাম আপনাদের এই অঞ্চলে ইসকনের মনে হয় একটা মন্দির আছে। এরা সমাজে ক্যান্সারের মতো, কিসের মতো? ক্যান্সারের কোনো অ্যান্সার
ক্যান্সারের একটাই আনসার, সেটা হচ্ছে এটা উগরে ফেলতে হবে। শরীরের যেই অংশে ক্যান্সার হবে সেই অংশটা কেটে না ফেললে এই অংশ ঠিক হবে না, সারা শরীরে ক্যান্সার ধরবে। ইসকনকে বাংলাদেশ থেকে উগরে ফেলতে হবে। সময় নাই, বিবৃতির সময় নাই, রাজের সময় নাই। এখন কথা হবে তরবারির ভাষায় কথা হওয়া দরকার। মুসলমানদের কথা এখন তরবারির ভাষায় হবে। আইতু লাহুম মাস্তাতাতুম মিন কুওয়া ওয়া মিন রিবাতিল খাইল তুরহিবুনা বিহি আদুওয়াল্লাহি ওয়া আদুওয়াকুম। সরকার স্পষ্ট ভাষায় বলতেছি, হাসিনা সরকার এখন নাই। স্পষ্ট ভাষায় ইসকনকে যদি নিষিদ্ধ করা না হয়, হেলাল সরকার এই মিডিয়ার মাধ্যমে আপনাদেরকে বলতেছি, অবজ্ঞা করার সুযোগ নাই। রাজনৈতিক খেলা খেলার সময় নাই, কামকাণ্ডের সময় নাই। ইসকনকে যদি বাংলার জমিনে আগামী 2-1 দিনের মধ্যে নিষিদ্ধ না করা হয়, ইসকন আমাদের একটাকে ফেলছে, আমরাও টার্গেট করে এদের একটাকে ফেলবো। কথা একেবারে ক্লিয়ার। আমরা এগুলো ভয় করি না, পরোয়া করি না। এই মাহফিল ফেলাইয়া মুসলমানদের এখন অস্ত্র হাতে নিতে হবে। সময় এসে গেছে গা, এটা আমরা বুঝতেছি না। সময় চলে যাচ্ছে কিন্তু আমরা এটা বুঝতেছি না। अब आपको बताते हैं रफीकुल इस्लाम मदनी कौन है। बांग्लादेश का कट्टरपंथी इस्लामी उपदेशक हाई कोर्ट से जमानत पर जेल से बाहर आया। 28 साल मदनी शिशु वक्ता के नाम से जाना जाता है। मदनी महज 3 फीट 4 इंच का है। विवादित बयान देकर कट्टर छवि बनाई उसने। बांग्लादेश में इस्लामी शासन की पैरोकारी करता है। हिफाजत इस्लाम संगठन से जुड़ा है। हिफाजत इस्लाम ISI के इशारे पर काम करती है। जमात इस्लामी और तालिबान जैसे आतंकी संगठनों से संबंध बताया जाता है मदनी का। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। आखिरकार बांग्लादेश में जिस तरह के हालात हिंदुओं को लेकर बनते जा रहे हैं, किस तरह से हालात सामान्य होंगे, ये बड़ा सवाल बना हुआ है और इस पर दुनिया भर में चर्चा हो रही है। कल विदेश सचिव भी बांग्लादेश जाएंगे, MA की तरफ से ये जानकारी भी दी गई है। लेकिन क्या इससे शांति का रास्ता या फिर हिंदुओं को लेकर जो वहां पर अत्याचार हो रहा है, इससे छुटकारा क्या वहां पर रह रहे हिंदुओं को मिलेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। हमारे साथ खास मेहमान मेजर जनरल रिटायर्ड PK सहगल डिफेंस एक्सपर्ट है, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अरविंद सिंह तेजावत विदेश मामलों के जानकार हमारे साथ जुड़ गए हैं। हाजी नाजिम खान मुस्लिम धर्मगुरु हमारे साथ जुड़ गए हैं। आचार्य लंकेश हिंदू धर्मगुरु हमारे साथ जुड़ गए हैं। विजय सरदाना अर्थशास्त्री हमारे साथ जुड़ गए हैं। लेकिन सबसे पहले PK सहगल जी, मैं आपसे शुरुआत करना चाहूंगी और समझना चाहूंगी, जिस तरह और जिन मौलानाओं को ये कहा जाता है कि समाज में दुनिया में वो ये संदेश दें कि शांति बनाकर रखी जाए, वो हिंदुओं को लेकर अगर इस तरह के जहर उगल रहे हैं तो बांग्लादेश में हालात क्या बनते दिख रहे हैं? बांग्लादेश में हालात जो है हर दिन और खराब होते जा रहे हैं। बहुत बड़े पैमाने पर वहाँ के मौलाना जो है, जो रिलीजियस लीडर्स है, वास्तव में अपने अवाम को उत्साहित कर रहे हैं कि हिंदुओं के ऊपर अटैक करो। अगर हिंदू ये इस्कॉन टेम्पल को बैन नहीं होता तो हिंदुओं को तलवारों से काट दो, उनको मार दो। हिंदुस्तान में बहुत बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन उन प्रदर्शनों का उनके ऊपर किसी प्रकार का कोई असर नहीं होता। जहाँ तक यूनुस का ताल्लुक है, यूनुस सरकार का रिट रन ही नहीं करता, उनकी बात तो कोई मानता ही नहीं। उन्होंने अगर इस लेकिन सवाल PK सहगल जी, सवाल ये उठ रहा है कि यूनुस सरकार की कोई बात नहीं मान रहा या फिर वो खुद दिखावा कर रहे हैं? देखो, यूनुस सरकार चाहते ही है जो हो रहा है वहां पे। देखो, यूनुस सरकार अगर चाहे तो वो पाकिस्तान की आर्मी को डिप्लॉय कर सकते हैं हिंदुओं की सुरक्षा के लिए, लेकिन उन्होंने अभी तक आर्मी को डिप्लॉय नहीं किया। तो साफ तौर पे बहुत बड़े कट्टरपंथी खुद है। वो वास्तव में इनडायरेक्टली इन जो है, जो ये है उलमा, इनको खुद उत्साहित कर रहे हैं कि हिंदुस्तान के खिलाफ इस पर की कार्रवाई करें। अगर वो चाहते तो हिंदुस्तान के खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है बहुत देर तक रोक सकते थे। जो विदेश सचिव जा रहे हैं उनके भी बातचीत के से मेरे मुताबिक कुछ नहीं निकलने वाला। हिंदुस्तान बहुत बड़े पैमाने पर बांग्लादेश को पनिश कर सकता है। 50% से ज्यादा बिजली जो है हिंदुस्तान से जाती है।
ऑयल और गैस लेकिन अब क्या वक्त आ गया है कि वो पनिशमेंट मिलनी चाहिए? भारत जो कार्रवाई कर सकता है उसको करनी चाहिए, क्योंकि लगभग 6000 से ज्यादा ऐसी वस्तुएं हैं और हम दिन भर ग्राफिक्स के जरिए दिखाते रहे हैं जिन्हें भारत बांग्लादेश भेजता है। अगर खाने पीने की चीजें और इस तरह की वस्तुओं पर अगर रोक लगा दी जाएगी तो फिर वैसे ही हालात सुधर जाएंगे, वैसे ही राइट टाइम आ जाएगा बांग्लादेश। इसमें किसी प्रकार का कोई शक नहीं कि अभी समय आ गया है, हिंदुस्तान और इंतजार नहीं करना चाहिए। वी शुड इमीडिएटली टेल देम दैट वी मीन बिजनेस एंड इफ दे डोंट अंडरस्टैंड वी मस्ट एक्ट वेरी वेरी स्ट्रांगली एंड वेरी स्ट्रेंथली। किसी प्रकार की कोई इन्वेजन की आवश्यकता नहीं, किसी प्रकार की कोई मुठभेड़ की आवश्यकता नहीं, किसी प्रकार की कोई फौज की कार्रवाई की आवश्यकता नहीं, एयरफोर्स की कार्रवाई की आवश्यकता नहीं। आप इकोनॉमिकली उनको स्ट्रेंगल करो। ठीक है, और इकोनॉमिक जो है इमीडिएटली उसका असर होगा। बांग्लादेश की सबसे बड़ी जो रेवेन्यू अर्निंग कैपेसिटी है उसकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, उसका पूरा रॉ मटेरियल हिंदुस्तान से जाता है। इसको सब कुछ बंद करो। देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ गिविंग देम इवन 1 यूनिट ऑफ पावर एंड 1 भी लीटर उनको ऑयल या गैस नहीं दिया जाता है। कल से इमीडिएटली इसको बंद किया जाए, क्योंकि जैसे कि मैं कह रहा हूँ जो विदेश सचिव जा रहे हैं उसके बावजूद भी किसी प्रकार से कोई भी चेंज नहीं आएगा। टूरिस्ट बड़ी बड़ी बातें करेंगे, सरकार बड़े बड़े प्रॉमिस करेंगे, लेकिन वास्तव में वहाँ जबरदस्त मॉब मेंटालिटी हो चुकी है और मॉब केवल और केवल वायलेंस को समझती है। मॉब को कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल होता है और उसको सिर्फ मॉब को ट्रीटमेंट अलग तरीके से ही करना पड़ेगा और इस पर वहां की सरकार ही कार्रवाई जो है वो कर सकती है। और एक बड़ी चुनौती भी है कि आपको कैसे मॉब पर ट्रीटमेंट करना है। अरविंद सिंह तेजावत विदेश मामलों के जानकार हमारे साथ है। अरविंद सिंह जी, जिन बातों का जिक्र पीके सहगल जी कर रहे हैं वो कई बातों पर कह रहे हैं कि आपको अब इकोनॉमिकली ट्रीटमेंट देने की जरूरत है, कोई आपको सेना लगाने की जरूरत नहीं है, कोई एक्शन लेने की जरूरत नहीं है। इकोनॉमिकली अगर आप ट्रीटमेंट करेंगे तो बांग्लादेश राइट टाइम आ जाएगा। और विदेश सचिव जो कल जाने वाले हैं वो कह रहे हैं कि उससे भी कुछ ज्यादा फायदा या फिर कुछ निकलने वाला नहीं है। आपको क्या लग रहा है? बिल्कुल अनन्या जी, आप ठीक कह रही है, पर मुझे लगता है कि ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है कि भारत के सामने ऐसे चैलेंज आए हैं। 1975 में भी जब वहां सत्ता परिवर्तन हुआ था तो भारत के सामने ऐसा ही चैलेंज था। मुझे लगता है कि अभी हमें धैर्य से काम लेना चाहिए और हमें ये देखना चाहिए कि ऊंट किस करवट बैठता है। देखिए, जो मिस्त्री जी का वहां विजिट का जो लोग विरोध कर रहे हैं उनके कुछ मुद्दे हैं, वो मैं आपको गिना देता हूँ। वो ये कह रहे हैं कि बांग्लादेश जब पहले से ही आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप का आरोप लगा रहा है तो ऐसे में भारत के फॉरेन सेक्रेटरी को वहां क्यों जाना चाहिए। दूसरा ये कि मोहम्मद यूनुस साहब जो हैं वो अवामी लीग विरोधी लोगों से रोज ही बैठ के कर रहे हैं। ऐसे में भारत का वहां जाने से क्या हल हो जाएगा, क्योंकि वो पहले से ही यह मानकर बैठे हैं कि भारत का विरोध करना है। तीसरा जो कारण बताया जाता है उनके मिस्त्री साहब के नहीं जाने का, वो ये कह रहे हैं कि मानवाधिकारों का हनन हो रहा है वहां पे, और ऐसे में भारत अगर मिस्त्री साहब को भेजता है तो कहीं ना कहीं वह बांग्लादेश को सपोर्ट करना ही होगा। वहां चौथा ये भी बताया जाता है कि अगर मिस्त्री साहब ऐसे समय में बांग्लादेश जा रहे हैं जब वहां पर भारत विरोधी भावनाएं अपनी चरम पर है, ऐसी स्थिति में बांग्लादेश के लोगों में ये संदेश जाएगा कि भारत उनके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर रहा है। एक और ये कारण है जो उनकी यात्रा का विरोध किया जाता है, वो ये कि बांग्लादेश इस समय पाकिस्तान और चीन के साथ। लेकिन अरविंद जी, अब ये क्या वाकई आंतरिक मामला रह गया है? अमेरिका में इस पर चर्चा हो रही है, ब्रिटेन की संसद में इस पर चर्चा हो रही है। समझाना चाहता हूँ वो ये है कि दरअसल ऐसा नहीं है कि वहाँ केवल हिंदुओं पे अटैक हो रहे हैं। वहाँ दरअसल एक पूरी की पूरी लीडरशिप अंडरग्राउंड है। खासकर जो अवामी लीग का जो स्टूडेंट यूनियन का जो है वो लोग, क्योंकि अभी बांग्लादेश में सत्ता विरोधी भावना के कारण वो लोग सत्ता में आए हैं, और आप देखिए कि वहाँ जो सारी की सारी जो लीडरशिप है वो ग्राउंड लेवल पर स्टूडेंट लीडर्स के हाथ में है, जो वहाँ के विद्यार्थी नेता हैं, और बड़े लेवल पे जो लोग हैं अभी उनकी जमीनी स्तर पर पकड़ नहीं बन पाई है। तो हमें बांग्लादेश की आंतरिक हालातों को समझना पड़ेगा, क्योंकि डिप्लोमेसी केवल कभी कभी नेशन इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की जगह पे सामने वाले नेशंस के कंफ्यूजन क्या है वो जरूरी है। और जो व्यापार वगैरह की जो सहगल साहब ने अभी बात की है, तो आप देखिए कि वहां से जो टूरिस्ट आते हैं, चाहे वो मेडिकल सर्विसेज के लिए आए या पढ़ाई के लिए आए, तो इससे भारत को काफी बड़ा रेवेन्यू मिल रहा है। मुझे लग रहा है कि ये ऐसी सिचुएशन है अनन्या जी जिसमें हमें धैर्य से देखना चाहिए। ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। लेकिन सवाल है कि धैर्य कब तक और कितना?
धैर्य तब तक जब तक कि भारत के इंटरेस्ट प्रभावित नहीं हो रहे हो, भारत का कोई नुकसान नहीं हो रहा है। और भारत को बहुत ही शांति से वहां की लीडरशिप को यह समझाना होगा कि अवामी लीग को आप इलेक्शन में शामिल किए बगैर आप बांग्लादेश के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। और जो उनमें डर है वो ये देखना पड़ेगा कि देखिए, जो दूर में रहने वाला जो पाकिस्तान है वो आपके हितों को नहीं साध सकता है। जो आपके बिल्कुल ठीक बगल में है भारत, वह आपके हितों को प्रोटेक्ट करेगा। अगर ये वहां की लीडरशिप को समझा दिया जाए तो मुझे नहीं, अगर बांग्लादेश पाकिस्तान की तरफ झुकता है तो इसका फायदा बांग्लादेश को किसी भी हालत में नहीं हो रहा है। इसका फायदा पाकिस्तान को हो रहा है, क्योंकि वो एक और मोर्चा खोल देगा इधर। पर अगर वहां की लीडरशिप को ये समझ में आ जाता है तो मुझे लगता है कि लेकिन वहां की लीडरशिप जो है वो तो फ्रंट फुट पर आने के लिए तैयार ही नहीं है, और वहां पर चुनाव हो ये भी बड़े मुश्किल हालात लग रहे हैं कि इस वक्त वहां पर चुनाव हो। यूनिस तो पहले ही कह चुके हैं कि अभी फिलहाल हम चुनाव में नहीं जाएंगे, अभी चुनाव नहीं होगा। वो चेंजेस करने की बात करते हैं संविधान में, लेकिन अब सवाल यह है कि क्या वहां पर बांग्लादेश में जल्द से जल्द चुनाव हो, इसको लेकर नियम क्या कहता है। और अगर चुनाव होता है तो जो वहां के लीडर है, जो आप कह रहे हैं बैकफुट पर नजर आ रहे हैं, जो अंडरग्राउंड है, जो नजर नहीं आ रहे हैं, वो क्या लड़ पाएंगे चुनाव? क्योंकि अब जिस तरह की कार्रवाई वहां के नेताओं पर हो रही है वो हम सब देख रहे हैं। आप इस पर आगे जवाब दीजिएगा। और भी खास मेहमान हैं, उन्हें भी इस चर्चा में शामिल कर लेते हैं। हाजी नाजिम खान, मुस्लिम धर्मगुरु, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हाजी नाजिम खान, मौलाना किस तरह से बयानबाजी वहां पर कर रहे हैं आपने सुना। क्या मौलानाओं का काम ये होता है? एक मौलाना कहता है इस्कॉन पर प्रतिबंध लगाना होगा, अन्यथा हम उन्हें अपनी तलवारों से काट देंगे। ये धार्मिक अभ्यास का समय नहीं है, ये समय इस्कॉन से लड़ने का है। क्या इस तरह की बयानबाजी देना मौलानाओं, जिन्हें लेकर जिम्मेदारी होती है कि भाई समाज में शांति बनाए रखे, शांति का संदेश दे, ये कौन से मौलाना है? देखिए अनन्या जी, जिस तरीके से मौलानों ने इस तरीके की बातें कही है, तो देखिए हम लोग ये कहना चाहते हैं कि मौलानाओं को ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। मौलानाओं को हमेशा धार्मिक सौहार्द बनाने वाली बातें कहनी चाहिए। देखिए हिंदू मुस्लिम भाई भाई हैं, और देखिए अगर इस तरीके की बात अगर मौलानाओं की तरफ से आती है या किसी भी धार्मिक गुरु की तरफ से अगर भड़काने वाली बात आती है, तो ये कहीं ना कहीं हिंदू को भी नुकसान है, मुस्लिम को भी नुकसान है। और देखिए जब दोनों को नुकसान होगा तो इसका खामियाजा पूरे देश को भुगतना पड़ता है। और इस तरीके की अगर बातें होती है तो बड़ा दुखदायी बात है। हम ये कहना चाहते हैं कि देखिए आज भारत के पास सुनहरी मौका है बांग्लादेश को अखंड भारत के अंदर शामिल करने के लिए। पाकिस्तान में हमारे हिंदू भाई पीड़ित है, अफगानिस्तान में हमारे अपने भाई हिंदू भाई पीड़ित है, बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाई पीड़ित है। तो भारत सरकार आखिर खामोश क्यों है? तो देखिए खामोश नहीं रहना चाहिए, भारत को हस्तक्षेप करना चाहिए ताकि हमारे अपने हिंदू भाइयों को रक्षा मिल सके, सुरक्षित हो सके। और देखिए मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ भारत सरकार से ये अपील करना चाहता हूँ कि आज वक्त है कि बांग्लादेश को बताने का कि देखिए हिंदू भाइयों, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। हिंदू भाई आपके साथ, पूरे भारत की कम्युनिटी साथ है, वो हिंदू भाई भी साथ है, मुस्लिम भाई भी साथ है, सिख भाई भी, ईसाई भाई, सब पूरे भारत के आवाम बांग्लादेश के हिंदू भाइयों के साथ। लेकिन आखिर क्या वजह है कि भारत सरकार हमारे हिंदू भाइयों की रक्षा ना करने के लिए नाकाम पूरी तरीके से होती जा रही है? ना तो वो आगे बात कर पा रही है, ना आगे बात बढ़ा पा रही है। तो ये बहुत ही सोचने वाली बात है। हम तो ये कहते हैं कि देखिए हमारा भारत तो संविधान से चलता है, वो भारत के अंदर हर नागरिक को संविधान सुरक्षा देता है। उसी तरीके से बांग्लादेश के अंदर भी उनका एक संविधान है, उसी संविधान के तहत चाहे हिंदू भाई हो या मुस्लिम भाई हो, सबको सुरक्षा मिलनी चाहिए। लेकिन अगर एक समुदाय को अगर टारगेट किया जाता है या नुकसान पहुंचाया जाता है तो ये बिल्कुल गलत है, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हम बिल्कुल इसके खिलाफ है। हम अपने हिंदू भाइयों की सुरक्षा की मांग करते हैं भारत सरकार से, और ये कहते हैं कि आपको आगे बढ़ना ही पड़ेगा, आपको हिंदू भाइयों की रक्षा करनी पड़ेगी। अगर आप चाहते हैं कि आप रक्षा नहीं कर पा रहे तो हम भारत के मुसलमान अपनी नैतिक जिम्मेदारी संभालते हुए भारत सरकार से परमिशन लेंगे और कहेंगे कि बांग्लादेश में हमारे अपने हिंदू भाइयों की रक्षा हो। भारत के मुसलमानों को अगर बांग्लादेश भेजा जाए तो अपने हिंदू भाइयों की रक्षा करते हुए अपने हिंदू भाइयों को सुरक्षा प्रदान करने की इतनी हिम्मत रखते हैं। और बेदी जी एक चीज और मैं कहना चाहता हूँ, देखिए हम लोग हमेशा गंगा जमनी तहजीब वाले, हम चाहते हैं कि जिस तरीके से बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाई सुरक्षित हो, उसी तरीके से देखिए जब भारत एक लेकिन नाजिम खान जी सवाल तो यही ना कि आप जैसे लोग बांग्लादेश में नहीं हैं जो इस तरह की तहजीब को माने और जो भाईचारा जो है वो बना के रखे। आचार्य लंकेश भी हमारे साथ है, उनसे भी मैं इस पर उनका ओपिनियन लूंगी। लेकिन आपको बता दें कि
विदेश सचिव विक्रम मिस्री कल बांग्लादेश का 1 दिवसीय दौरा करेंगे। इस दौरान वो हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों पर हमले को लेकर भारत की चिंताओं को ढाका के समक्ष उठाएंगे। अगस्त में प्रधानमंत्री शेख हसीना की सरकार को अपदस्थ करने के बाद भारत की ओर से ये पहला उच्च स्तरीय दौरा है और विदेश सचिव मिस्री अपने बांग्लादेशी समकक्ष मोहम्मद जशीमुद्दीन के साथ व्यापक वार्ता करेंगे और इसके अलावा वो बांग्लादेश के कार्यवाहक विदेश मंत्री मोहम्मद तौहीद हुसैन से भी मुलाकात करने वाले हैं। माना जा रहा है कि भारतीय विदेश सचिव ढाका की अपनी लगभग 12 घंटे की यात्रा के दौरान बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख सलाहकार मोहम्मद यूनिस से भी मुलाकात कर सकते हैं। सूत्रों ने बताया है कि मिस्री की यात्रा के दौरान बांग्लादेश हसीना को भारत द्वारा शरण दिए जाने पर अपनी चिंता व्यक्त कर सकता है। पिछले महीने यूनिस ने कहा था कि उनकी सरकार भारत से हसीना के प्रत्यर्पण की मांग करेगी। तो ऐसे में अब देखना यह होगा कि इस दौरे से क्या कंक्लूजन निकलकर सामने आता है, किन मुद्दों पर बातचीत होती है और क्या नतीजा निकलता है, ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन मैं आचार्य लंकेश को भी चाहूंगी कि वो भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दें। आचार्य लंकेश जी, नाजिम खान को आपने सुना, वो कह रहे हैं कि जिस तरह के हालात वहां पर बन रहे हैं, अखंड भारत की वो बात कर रहे हैं कि अब वो वक्त आ गया है कि भारत को बांग्लादेश को भारत को शामिल करना चाहिए, अखंड भारत की वो बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं और अगर सरकार कुछ नहीं कर पा रही तो फिर हम मुसलमान भाइयों को वहां पर भेज दिया जाए, हम हिंदुओं की रक्षा कर लेंगे। नाजिम खान जी जैसे लोग अगर इस देश में और इस संसार में हो जाएं, इनके जैसे मुस्लिम भाई हो जाएं, ये अगर मुझे सामने मिले तो मैं इनको सैल्यूट करके पहले तो गले लगाऊंगा। और इन्होंने जो बात कही है वो हृदय को टच कर गई। और जो मैंने शुरू से अभी तक मैं डिबेट में जुड़ा रहा, तो सबसे पहले बात उठ करके ये आई कि ये कहा जा रहा है कि इस्कॉन एक उग्रवादी संगठन है, जहां ये मिल जाए वहां पर इनको काट दो, ये कर दो, ये कैंसर है, ये है, ये वो है, ये मौलाना है, इनको चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। और वहां की सरकार, यूनिट सरकार केवल दिखावा कर रही है, दोगली सरकार है ये। और जैसा कि अभी चीज सुनने में आई थी कि वहां का जो धंधा चल रहा है, जो व्यापार चल रहा है, आप हमसे बात नहीं करेंगे, आप हमसे व्यापार करेंगे। ऐसे लोगों का तो वहां की बिजली बंद कर दे, वहां का तेल पानी बंद कर दे, अभी बांग्लादेश औकात में आ जाएगा। और जो सिर्फ हिंदुओं को वहां पर इस्कॉन टेम्पल में क्या होता है, क्या वहां पर हथियार मिल रहे हैं, क्या वो काटने पीटने की बात कर रहे हैं? वो तो हरे रामा हरे कृष्णा कर रहे हैं। अगर ये करना उग्रवाद है तो फिर दुनिया में सभी लोग उग्रवादी हैं। और ये किस तरह की मौलाना इस तरह के भाषण दे रहे हैं और वहां पर लोग बैठ के तालियां पीट रहे हैं। ऐसे लोगों को तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। और अब मैं मुख्य बात करना चाहूंगा, जो हमारे पैनलिस्ट मित्र हैं अरविंद जी, विदेश मामलों के जानकार हैं, वो कह रहे हैं धैर्य रखना चाहिए। हमारे यहाँ पर हिंदू भाई वहां पर काटे जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, घर में घुस करके उनके साथ में अत्याचार हो रहा है, उनके घर से बेटियों को, बहुओं को उठाया जा रहा है, बलात्कार हो रहा है। धैर्य रखिए। क्या आप चाहते हैं कि वो भारत में आ जाए? और किस तरह की ये बात कर रहे हैं कि वहां से टूरिज्म चल रहा है? केवल बांग्लादेश से ही सारा भारत का टूरिज्म चल रहा है। एक भी बांग्लादेशी भारत में अगर दिख जाए तो भारत में भी यही होना चाहिए कि जैसे को तैसा, जहां दिख जाए गिरा के मारना चाहिए। फिर तो अब यही हो जाए, जंगल राज ही होना चाहिए, क्योंकि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। लेकिन लंकेश जी, जैसे को तैसे से तो काम नहीं चलेगा ना। ट्रीटमेंट कैसे हो, रियल ट्रीटमेंट कैसे हो बांग्लादेश का, कैसे इन चीजों पर रोक लगाई जा सके, इस पर चर्चा करने की जरूरत है। देखिए, यदि घर में बच्चा शैतानी करता है, बात नहीं मानता है, जिद करता है, बदतमीजी करता है, तो एक ही जवाब होता है, थप्पड़ या फिर डंडे। और अब ये बांग्लादेश यही चाह रहा है, यूनिट सरकार अब यही चाह रही है कि यहाँ पर जूते चलने चाहिए, जूते, और कुछ नहीं होना चाहिए। जैसा कि नाजिम खान जी ने कहा कि वो मुस्लिम संगठन को लेकर के वहां पर जाकर के रक्षा करने हेतु वहां पर तैयार है, मैं भी तैयार। भारत तो प्रदर्शन करने से कुछ नहीं होगा। लखनऊ में हम लोग प्रदर्शन करने के लिए गए, 8 घंटे की अरेस्टिंग हो गई हम लोगों की, FIR ऊपर से हो गई, किस काम का? भारत प्रदर्शन करने से कुछ नहीं होगा। और इसमें मुख्य अहम जो भूमिका है भारत सरकार को निभानी चाहिए। आपका चैनल देश दुनिया में बहुत देखा जाता है, इसलिए मैं आपके चैनल से भारत सरकार से हाथ आप अपनी व्यक्तिगत राय में ठीक हो सकते हैं आचार्य लंकेश जी, लेकिन जैसे को तैसा और जिस तरह के हालात वहां पर है उसी तरह से बांग्लादेश के लोगों को और बांग्लादेश को ट्रीट नहीं किया जा सकता। इस पर बात करने
जैसा गाल वैसा ही तमाशा। क्या भारत सरकार इतना ऐसे, क्या वहां से बिजली पानी वहां का नहीं काट सकती है? गैस वहां से नहीं बंद कर सकती? इकोनॉमिकल ट्रीटमेंट जिसकी आप बात कर रहे हैं उस पर मैं चाहूंगी विजय सरदाना हमारे साथ अर्थशास्त्री हैं। विजय सरदाना जी, इस बात का जिक्र जो है वो पीके सहगल भी कर रहे हैं कि भाई अगर आप इकोनॉमिकली वहां पर रोक लगा देंगे, क्योंकि जो तमाम चीज़ें लगभग 6054 ऐसी वस्तुएं हैं जो निर्यात किया जाता है भारत से बांग्लादेश पहुंचाई जाती हैं, जिसमें गेहूं है, चावल है, पेट्रोलियम उत्पाद है, बिजली है जो भारत से लेता है बांग्लादेश। अगर इन पर रोक लगाई जाए तो फिर हालात सुधर सकते हैं और चीज़ें जो है वो कंट्रोल में आ सकती हैं। आपको क्या लग रहा है? सबसे पहले आपको और द पैनलिस्ट और दर्शकों को मेरा प्रणाम जी। देखिए, इस स्थिति में आपको व्यापार का मुद्दा कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि जो लोग भड़का रहे हैं वो जंगली मानसिकता के लोग हैं। उनको व्यापार, डिसेंसी, एजुकेशन, एथिक्स, ह्यूमन राइट, ये भाषा समझ में नहीं आती। आप किनसे बात कर रहे हैं? जब आप एक जंगली व्यक्ति से बात करते हो तो आपको उसी की भाषा में उसको उसी तरह से चेंज करना चाहिए। ये जो दो मौलानाओं के आपने स्टेटमेंट सुनाए, क्या पूरी दुनिया में जितनी मुस्लिम कम्युनिटी है वो उनसे ये पूछेगी कि तुम ये क्या बकवास कर रहे हो भाई? ये कौन से धर्म की बात है? क्या इस्लाम में यही सिखाया जाता है? ये तो मौलवी है ना। ये हिंदुस्तान में जितने नाजिम भाई हैं, उनके साथ के जितने मौलवी होंगे, क्या ये सवाल पूछेंगे कि भैया तुम कौन से इस्लाम के प्रचार कर रहे हो? यही है इस्लाम? अगर यही इस्लाम है तो फिर पूरी दुनिया में अगर हम ये कहें कि इस तरह के अगर मौलवी इस्लाम की व्याख्या करते हैं तो ये तो फिर आतंकवादी है ना। ये कौन सा धर्म है? बिल्कुल। सवाल बहुत सीधा सा है। सबसे पहले तो मुस्लिम कम्युनिटी को ही क्वेश्चन उठाना चाहिए कि ये जिस तरह की बातें हो रही हैं, क्या ये उनके धर्म में बताया जाता है या सिखाया जाता है? अगर नहीं है तो ये सारे मुस्लिम धर्मगुरु चुप क्यों हैं? इसका मतलब ये है कि ये उनकी बात से सहमत हैं। यहां इस स्थिति में चुप्पी रहने का मतलब ये है कि यू आर एंडोर्सिंग देयर स्टेटमेंट। अगर आप नहीं करते तो आपको जोर से चिल्ला के छत पे खड़े होके बोलना पड़ेगा। अदरवाइज हिंदू यही समझेंगे कि ये सारे मुस्लिम धर्मगुरु एक से हैं। लेट्स बी वेरी प्रैक्टिकल। नंबर 2, रही बात इकोनॉमिक मुद्दे की, इस समय आपको सारा ट्रेड अपनी तरफ से बंद कर देना चाहिए। आपको सोचना नहीं है। कोई ये भाई साहब बोल रहे थे कि हमें कुछ मिल रहा है। अरे यार, दुनिया में हजारों चीजें आती जाती हैं। आपने चाइना से ट्रेड बंद किया, क्या उखड़ गया आपका? बांग्लादेश से हमें टूरिज्म मिल रहा है, मेडिकल मिल रहा है, मिलने दो यार। अगर आपकी संस्कृति पे, आपके धर्म के ऊपर चोट आ रही है और उस बदले में आपको 2-4-5 बिलियन डॉलर का नुकसान हो गया तो हो गया ना। काहे को जान जा रही है? क्या हिंदुस्तान में दम नहीं है? कहने का मतलब बहुत क्लियर है कि यू हैव टू बी वेरी क्लियर एज ए पॉलिटिकल लीडर, कौन सी चीज नेगोशिएबल है और कौन सी चीज नॉन नेगोशिएबल है। एवरीथिंग इज नॉट नेगोशिएबल इन दिस वर्ल्ड। बिल्कुल। अगर आप हिंदुओं पे अत्याचार करेंगे, मैसेज ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शुड बी दिस इज नॉन नेगोशिएबल क्लॉज, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन डीलिंग विद यू इन एनी मैनर। हम आपको आपके सारे रास्ते दरवाजे बंद कर देंगे। आपको दवाई नहीं जा रही, मरो, हमें कोई लेना देना नहीं है आपसे। आप चले जाइए, चाइना से दवाई लाइए, श्रीलंका से लाइए, अमेरिका से लाइए, जिससे लानी है लाइए। आपको समझ में आ जाएगा कि दवाइयों की कीमत कहां पहुंचती है। तो कहने का मतलब बहुत क्लियर है। मैसेज का मतलब आपको अपने छोटे छोटे चवन्नी अठन्नी नहीं देखनी पड़ती। तीसरी बात, आपको अपनी आर्म फोर्सेस को तैयार करना चाहिए और मैसेज शुड बी वेरी क्लियर, जैसा वेस्टर्न वर्ल्ड करता है कि अगर आपने क्या देखा सोमालिया में, आपने क्या देखा सूडान में, आपने क्या देखा कोसोवो में, अगर क्रिश्चियन कम्युनिटी पे अटैक होता है तो पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड एक साथ खड़ा होता है। आपके साथ कौन है? कोई नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कहना चाहिए, अल्टीमेटम दे देना चाहिए कि भाई साहब 3 दिन में ये कत्लेआम बंद करिए, नहीं तो आई एम सेंडिंग माय फोर्सेस टिल यू ब्रिंग द सिचुएशन अंडर नॉर्मल कंट्रोल। देखिए, जैसे ही आप धमकी देंगे पूरी दुनिया का प्रेशर बांग्लादेश पे आएगा कि भैया बंद करो ये नाटकबाजी। बिल्कुल। डंडा दिखाना पड़ता है डिसिप्लिन के लिए। वहां ये बातों से काम नहीं चलता है कि हम डिप्लोमेट भेज रहे हैं। अरे भेजते रहो, उनको पहले दिन से पता है वो गलत कर रहे हैं, वो आपकी सुन कर रहे हैं। आप डिप्लोमेट भेज के क्या कर लोगे? कुछ नहीं होगा।
आपको क्या पता है कि वहां जो लोग बैठे हैं उस सत्ता में, उनको पता नहीं है कि वो क्या गलत है क्या सही है? क्या वो इतने मूर्ख है? ऐसा नहीं है। जिस दिन उनको पता लगेगा कि उनकी पूंछ में आग लग जाएगी, तब वो दौड़ेंगे। तो आपको मैसेज देना आना चाहिए, जैसा चाइना करता है। ताइवान में उन्होंने साफ कह रखा ना कि हम घुसने नहीं देंगे अमेरिका को यहाँ पे, आप उखाड़ लो जो उखाड़ना है। आप पे क्यों दम नहीं है? आप डिप्लोमेसी ही करते रहोगे और लोग आपके घर को लूटते रहेंगे, आपके बच्चों के साथ हत्याएं होती रहेंगी, महिलाओं के साथ बलात्कार होता है। जी हम डिप्लोमेसी कर रहे हैं। अरे ये क्या नेगोशिएबल सिचुएशन है? आप पहले वहां पे सिचुएशन को रोकिए, उसके बाद हम डिप्लोमेसी करेंगे। ठीक है, जहां पे फर्स्ट ठीक है। इस पर पीके सहगल जी से मैं एक जवाब ले लेती हूँ। पीके सहगल जी, जिन बातों का जिक्र किया जा रहा है यहाँ पर कि आप वक्त वो है कि आप बात करने का वक्त तो तब था, बहुत पहले था, तब आपको जाना चाहिए था और बात करना चाहिए था जब बार बार ये कहा जा रहा था, क्योंकि ये अभी की स्थितियां नहीं है, ये काफी समय से इस तरह के हालात चल रहे हैं। वहां पर हिंदुओं को लेकर हिंसा हो रही है, अत्याचार हो रहा है और चीजें कंट्रोल में कभी आई ही नहीं यूनिस सरकार के। तो अब वक्त ये है कि भारत सरकार को ये कहना चाहिए कि अगर आपसे नहीं हो पा रहा तो हम सेना भेज रहे हैं और चीजें अंडर कंट्रोल कर रहे हैं। देखो, सेना भेजने का तो क्वेश्चन डजंट अराइज। द डे यू सेंड योर सेना आप हमेशा हमेशा के लिए उनके साथ दुश्मनी ले लोगे। वो हमारे स्ट्रेटेजिकल आए हैं, हमारे नॉर्थ ईस्ट की सिक्योरिटी बहुत बड़े पैमाने पर डिपेंडेंट है ऑन गुड रिलेशन विद बांग्लादेश। बांग्लादेश को साफ तौर पे अपने को दर्शाना चाहिए कि उनकी जो स्थिति है बहुत ही नाजुक है। अगर हिंदुस्तान ने कड़े कदम उठाए तो वास्तव में उनके घुटने टिक जाएंगे। डिप्लोमेटिक प्रेशर भी हो सकता है, पॉलिटिकल प्रेशर भी। हम अमेरिका के लेकिन प्रेशर कहाँ डेवलप हो पा रहा है? प्रेशर कहाँ बना पा रहे हैं बांग्लादेश पर? बन रहा है? आपको लग रहा है प्रेशर? अभी तक वो प्रेशर बढ़ाए नहीं है। बड़ा लाजमी है कि अभी वो प्रेशर बड़े जबरदस्त तरीके से लगाए। और फॉर्चुनेटली हमारे रिलेशन विद बांग्लादेश आर्म फोर्सेस बहुत ही बढ़िया है। हमने यकीन करना है कि यूनुस की सरकार जो है वो अपने सत्ता इसको हटा दिया जाए। बहुत आसानी से तरीके से यूनुस को हटाया जा सकता है, क्योंकि यूनुस की लीडरशिप को बांग्लादेश के लोग भी मानने के लिए, एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं। और बड़े पैमाने पर हमको जो अवामी लीग है, जो अंडरग्राउंड है, उनको हर प्रकार से सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन वी हैव गॉट अ हॉब्सन्स चॉइस। वी कैन नॉट एंड वी मस्ट नॉट सेंड द आर्म्ड फोर्सेस अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। हमारे पास बाकी जितने भी साधन है, डिप्लोमेटिक है, पॉलिटिकल है, इकोनॉमिक है, उसका इस्तेमाल करना है एट ऑल कॉस्ट। अगर आप देखो तो मालदीव्स भी आपके खिलाफ हो चुका था, लेकिन उनको साफ तौर पे नजर आ गया कि हिंदुस्तान के साथ दुश्मनी उनके लिए बहुत हानिकारक है। बांग्लादेश को भी अगले कुछ ही हफ्तों में या कुछ ही दिनों में समझ जाएंगे अगर इकोनॉमिक कंडीशन वो जो मैं कह रहा हूं। पर वो स्थितियां भारत की तरफ से बनाने की जरूरत है कि बांग्लादेश ये बहुत जल्दी से समझ जाए कि अगर भारत के साथ रिश्ते खराब होते हैं तो हमारे लिए आगे मुश्किलें होंगी। हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार हैं अरविंद सिंह तेजावत जी। अरविंद सिंह जी, क्या लग रहा है, क्यों आखिरकार बांग्लादेश पर अभी तक प्रेशर नहीं डेवलप हो पा रहा है और कैसे होना चाहिए बांग्लादेश का ट्रीटमेंट? देखिए अनन्या जी, प्रेशर तो होगा क्योंकि भारत का कोई विकल्प नहीं है बांग्लादेश के पास। पर अभी जो हमारे आचार्य लंकेश जी ने या खान साहब ने या सरदना जी ने जो कहा, वो दरअसल एक्सपर्ट एडवाइस नहीं हो सकती है। वो भावनाएं अभिव्यक्त कर सकते हैं, पर यहाँ समझना हमें ये है कि बांग्लादेश की जो भारत पे जो डिपेंडेंसी है, तो भारत का कोई विकल्प नहीं है। अगर हम बहुत ही सख्त भाषा में या अगर हम उसको हिंदू मुसलमान करेंगे तो क्या होगा कि चीन ने ये जो अंतिम सरकार बनी है उसी में केवल 8.5 करोड़ यूएस डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट किया है। वहां का जो राजदूत है वो मिल रहा है जमाती इस्लामी के नेताओं को। और देखिए, जब संयुक्त राष्ट्र संघ में 25 दिसंबर के आसपास की बात होगी अनन्या जी, चीनी विदेश मंत्री मिल रहा है वहां बांग्लादेश के यूनुस साहब से। भारत के ब्यूरोक्रेसी ने उस समय मना कर दिया कि हम आपसे कोई बात नहीं करना चाहते हैं। और मेरा यकीन मानिए कि अगर संयुक्त राष्ट्र संघ के सम्मेलन के समय जब बांग्लादेश ने भारत से निवेदन किया था कि मोदी साहब से हमारी एक मुलाकात करवा दीजिए ताकि हम आगे की कुछ चीजें तय कर सके, स्ट्रेटजी बना सके, तो मुझे लगता है कि हमें मिलना चाहिए था। मिस्त्री साहब अब जा ही रहे हैं ना, अगर हम उनसे डायलॉग स्थापित नहीं करना था तो फिर अभी मिस्त्री साहब को क्यों भेज रहे हैं वहां पे? तो ये सारी चीजें हैं। हमें दरअसल शुरुआत में मेरी भाषा भी वही थी जो लंकेश जी की है या सरदना जी की है या हमारे खान साहब की है, पर बाद में जब मैंने डिटेल स्टडी किया अनन्या जी, जब एक एक चीज को टटोला, हिस्ट्री देखा, तब मुझे लगा कि नहीं, भाषा वैसी नहीं होनी चाहिए। भारत का हित इसमें है कि हम शांति से
चीजों को सुलझाए। हमारी भाषा बांग्लादेश के लिए वो हो रही है जो पाकिस्तान के लिए है। क्या हमें एक बगल में एक और पाकिस्तान खड़ा करना है? बिल्कुल नहीं करना है। हमें कोई पाकिस्तान, दूसरे पाकिस्तान की जरूरत नहीं है और हमें बहुत ही संभल के चलना होगा। G20 में हमने श्रीलंका और बाकी सारे देशों को छोड़कर बांग्लादेश को बुलाया था। क्या हम इसलिए उसको रोक देते कि वो मुस्लिम आबादी का देश है और वहां के मुसलमान भाई सरकार के खिलाफ लड़ रहे हैं? भारत की नीतियों जो एंटीथेसिस एक तैयार हो रही है, जैसा कि पाकिस्तान में पहले से ही तैयार हो चुकी है, और एक वहां पे जो दुश्मनी जैसा माहौल है, हमारे वहां के जो अवामी लीग के जो भाई लोग हैं वो अंडरग्राउंड रह के भी हिंदुओं के साथ वहां पे मिलकर सरकार के खिलाफ और भारत विरोधी नीतियों का वहां पे विरोध कर रहे हैं। क्या हमें उन सब लोगों को खो देना चाहिए अनन्या जी? ऑफ कोर्स नहीं खोना चाहिए। तो यहाँ पे विशेषज्ञों की राय मानकर हमारे जो फॉरेन मिनिस्ट्री में बैठे हुए लोग हैं, और भारत सरकार इतनी बेवकूफ नहीं है, इतने दिन से वो शांति रखे हुए हैं, और सहगल साहब ने बिल्कुल साफ किया कि कोई सेना इसका विकल्प नहीं हो सकती है अनन्या जी। तो हमें सारी चीजें बहुत ही समझदारी से करनी चाहिए, उसी में भलाई है और उसी में हमारा। ठीक है, इस पर मैं आचार्य लंकेश जी से जवाब लूंगी, लेकिन उससे पहले हाजी नाजिम खान, विजय सरदाना जी की तरफ से एक बात का भी जिक्र किया गया कि जो तमाम बड़े मुस्लिम धर्मगुरु हैं, अगर बांग्लादेश में मौलाना इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, जो इस्कॉन के फॉलोवर्स हैं उनको लेकर इस तरह की बयानबाजी, वहाँ मंदिरों को खत्म करने की बात की जा रही है, हिंदुओं को मारने की, तलवार से काटने की बात अगर की जा रही है, तो क्या बड़े मुस्लिम धर्मगुरु इस पर क्यों नहीं बयानबाजी कर रहे हैं? उनकी तरफ से क्यों नहीं कहा जा रहा है कि ऐसे लोगों पर जरा फतवा जारी करिए? जब हम देखते हैं हमारे देश में इस तरह की बयानबाजी अगर होती है तो तुरंत फतवा जारी होता है, तो इस तरह के लोगों को भी तो चुप कराने की जरूरत है, और इसके लिए कौन सामने आएगा? हाँ देखिए अनन्या जी, जिस तरीके से यहाँ पे अभी आपका सवाल था, विजय जी ने कहा कि मुस्लिम धार्मिक गुरुओं को आगे आना चाहिए। देखिए बिल्कुल, देखिए हम लोग अपने हिंदू भाइयों के साथ खड़े हुए, और देखिए मेरा मजहब इस्लाम ये कहता है कि जिस मुल्क में रहो उससे बेपनाह मोहब्बत करो, और उस मुल्क में रहने वाले सभी वासियों से बेपनाह मोहब्बत करो। तो देखिए हम लोग भारतीय हैं, हम अपने भारत से बेपनाह मोहब्बत करते हैं, भारत के हर नागरिक से हम बेपनाह मोहब्बत करते हैं, चाहे वो हिंदू समुदाय से आता हो, या सिख समुदाय से आता हो, या ईसाई समुदाय से आता हो, या किसी भी समुदाय से आता हो, हम बेपनाह मोहब्बत करते हैं। और देखिए मेरा मजहब इस्लाम ये कहता है कि अगर आपके पास खाना है और आपका पड़ोसी भूखा है, तो आप अपने खाना खाने से पहले उस खाने को अपने पड़ोसी को दे दीजिए, ताकि उसके। लेकिन पड़ोसी ऐसा होना भी तो चाहिए, पड़ोसी ऐसा होना भी तो चाहिए। सुन तो लीजिए, हमारा लंकेश जी एक बार जरा जवाब दीजिए, क्योंकि वक्त की कमी है मेरे पास। चलिए बोलिए। देखिए मैं आपको बताता हूं, हमारा एक सेकंड लंकेश जी, क्योंकि वक्त की कमी, नाजिम खान जी वक्त की थोड़ी सी कमी है। लंकेश जी जल्दी से आप अपना ओपिनियन। देखिए बांग्लादेश की स्थिति ये है कि वो हमारा खाए हमी पे गुर्राए, उसको वो सिर्फ जूते की भाषा है। धैर्य बहुत हो चुका, अब सरकार से ये हाथ जोड़ के निवेदन है, वरना पूर्णतया विरोध होगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब देखना यह होगा कि कल विदेश सचिव जो हैं वो बांग्लादेश जा रहे हैं, तमाम मुद्दे जो हैं वो सामने रखे जाएंगे, बैठकर बातचीत होगी। बातचीत